एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए 70 का संग्राम शुरू होता है, जहां पर हम आपको बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह कल देहरादून दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही सहकारिता विभाग की दूसरी योजनाओं की भी शुरुआत होगी। तो अमित शाह का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चुनावी शंखनाद तो करेंगे ही, इसके साथ कई विभागीय योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कल अमित शाह यहां पर मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ ही सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि पंडाल जो लगाया जा रहा है ये अमित शाह के दौरे के लिए ही लगाया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को लाने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है, ताकि तमाम जो योजनाओं का शुभारंभ अमित शाह यहाँ से करेंगे उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जा सके। सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से बीजेपी सीधे तौर पर उत्तराखंड में महिलाओं को टारगेट करना चाहती है चुनावों के दौरान। इसके साथ साथ ही कई योजनाएं सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई हैं, उनका भी शुभारंभ अमित शाह करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण पूरे प्रदेश में तकरीबन 950 जगह पर यहाँ पर इनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। चुनावों के मद्देनजर भी ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, उसी लिहाज से यहाँ बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो आपको अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है इस बारे में बता देते हैं। 10:30 बजे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शाह। 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री पहुंच जाएंगे। यहीं से घसियारी योजना की शुरुआत भी होनी है। इसके साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे शाह। अब 1:30 बजे का कार्यक्रम जो होगा भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक का। 2 बजे भाजपा कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक में भी गृह मंत्री हिस्सा लेंगे। 3:15 पर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे और 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद कनखल में साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसी खबर है। और जब 6:30 बजे का वक्त आएगा तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये है मिनट टू मिनट डिटेल कल के दौरे की। तो कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, उसे चेक किया। अमित शाह की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। साथ ही नई ऊर्जा, नई जोश के साथ चुनावी साल के आखिरी पलों में गृह मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। गृह मंत्री जी को लेकर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। इस प्रकार से वो देश के गृह मंत्री बने। धारा 370 कश्मीर से हटी है, उनके गृह मंत्री रहते हुए काम हुआ है। आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी तरह से आतंकवादियों के हौसले पास्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। आपको बताएं, हरीश रावत की प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि किसानों की मांगों को लेकर वो मौन व्रत रखेंगे। फसल का अगर ठीक मुआवजा नहीं मिला तो वो मौन व्रत करेंगे। धान का सही मुआवजा और खाद की उपलब्धता, ये 2 बड़ी मांगे हरीश रावत ने प्रशासन के सामने रखी हैं। पहले मौन व्रत करेंगे, फिर संघर्ष करने की चेतावनी दी है अगर इन 2 मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। पहली चीज कहते हैं कि किसानों को मुआवजा सही और सही समय पर दी जाए, और जो खाद है उसकी उपलब्धता पर भी एक अश्योरिटी दी जाए। आपदा से चौपट हुए धान का अभी तक मुआवजा नहीं, और आगे की खेती के लिए खाद भी नहीं मिल रही है। किसान मारा मारा फिर रहा है। हरीश रावत एक सांकेतिक मौन व्रत के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, और यदि ध्यान नहीं दिया, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ, धान का ठीक मुआवजा नहीं दिया और खाद की उपलब्धता नहीं बढ़ी, तो फिर ये मौन व्रत संघर्ष में बदलेगा। और उधर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को धामी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है।
ये मांग अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने उठाई है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर का कहना है, इस महासभा का कहना है कि चैंपियन ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही वो काफी समय से विधायक भी हैं। उधर जब इस बारे में चैंपियन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये मांग जनसभा की तरफ से उठी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं उससे अपने आप को समर्थन नहीं करता। अच्छा, आपकी पत्नी? मैं समर्थन नहीं करता इस बात से। हमारी मांग है जी और संदेश है ये। देखिए, ये जो चीजें घुमा फिरा के बोली जाती है ना, कोई चेतावनी दे रहे हैं, ये हम संदेश दे रहे हैं, एक संदेश पहुंचा रहे हैं। कोई चेतावनी नहीं है, खाली सुझाव मात्र है पार्टी को कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो बीजेपी का ओबीसी वर्ग था, जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक था, वो किसान आंदोलन में जुड़ चुका है। अगर ओबीसी वर्ग के किसी विशिष्ट विधायक को आप मंत्री के पद देते हैं तो उम्मीद है कि इन 2-3 महीने में जो ओबीसी वर्ग भाजपा से दूर गया है उसको वापस भाजपा में लाके भाजपा को मजबूती मिल सकेगी, इनका ये कहना है। और उधर देहरादून में कांग्रेस के सदस्यता अभियान के दौरान अलग ही तस्वीर देखने को मिली। हरीश रावत ने दही और जलेबी खिलाकर लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। दरअसल हरीश रावत इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदार धाम पहुंचेंगे। एक तरफ भाजपा संगठन पीएम के दौरे की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इसी बीच हरीश रावत ने पीएम के दौरे को लेकर सवाल उठाए। हरीश रावत का कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ आ रहे हैं, ये उनकी श्रद्धा है, मगर केदारनाथ से कुछ जरूरी काम 5 सालों में शुरू हो नहीं पाए हैं जो बेहद जरूरी थे। इसी पर हरीश रावत लिखते हैं, सुमेरु पर्वत के नीचे के एक हिस्से से लेकर चौराबाड़ी तक प्रोटेक्शन ब्लॉक्स बनाकर ग्लेशियर फटने की स्थिति में संभावित बाढ़ से सुरक्षा के लिए एक लेयर का निर्माण नहीं हुआ है। तो उन्होंने गिनवाया भी है कि कहां कमी रह गई है। जैसे कहते हैं, ना मंदाकिनी नदी से तल्ली लिंचोली तक हो रहे भूस्खलन को रोकने के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि भैरव मंदिर की पहाड़ी से भूस्खलन रोकने पर कोई काम नहीं हुआ है। गौरी कुंड के पुराने इतिहास को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी काम नहीं हुआ। ब्लॉक बनाने का काम था ताकि कभी वैसा सैलाब आए तो पानी को पहली रुकावट उसी क्षेत्र में मिल जाए। भैरव मंदिर और केदार धाम का जो शरण हो रहा है मंदाकिनी से तल्ली लिंचोली से यहाँ तक, उसको रोकने का काम हम शुरू नहीं कर पाए थे। गौरी कुंड को पुराने स्वरूप में लाना था, थोड़ा काम किया हमने, लेकिन पुराने स्वरूप में, क्योंकि गौरी कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। उधर देहरादून में हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। 7 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग राज्यों के शिल्पकार, हस्तशिल्पकार, कामगार यहाँ हिस्सा लेंगे। और पौड़ी से विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे। इस दौरान महाराज ने लाखों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और 35 लाख की लागत से बने ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण करती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर मसूरी में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ है। कांग्रेस के एक नेता को मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने कांग्रेस नेता मेघ सिंह को तवज्जो ही नहीं दिया, जिस पर उनके समर्थक नाराज हो गए। बाद में पूर्व सीएम हरीश रावत की दखलंदाजी से यह मामला शांत हुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मसूरी में पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बन रही पार्किंग का निरीक्षण किया। हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। हरीश रावत ने पार्किंग के निर्माण काम की रफ्तार पर सवाल उठाए। कहा कि 2018 में पार्किंग तैयार हो जानी चाहिए थी, मगर ये तो बड़ी लापरवाही है। 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है और किस तरीके से सियासत हो रही है, लिहाजा काशीपुर को फिर से जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कहते हैं कि काशीपुर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से है, इसे पूरा किया जाना चाहिए था। इधर आप पार्टी ने भी नए जिले के गठन के लिए अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कह रहे हैं कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। 6-7 वर्षों से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, 4.5 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है, एमपी जो है वो बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, मेयर। हम स्टडी करा रहे हैं, ना केवल काशीपुर, बाकी 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर कि जिले की डिमांड है। तो हम स्टडी करा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो नए जिले बनने चाहिए, और हम जो भी जिले हैं उनको हम अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएंगे कि कौन कौन से जिले हम बनाने वाले हैं। जिले के लिए एक जो समिति थी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, शायद राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसका वर्क कहीं बैठक उनकी हुई है। उस बैठक के आधार पर सरकार कोई निर्णय लेगी। मेरी जानकारी में इसलिए है कि मैं पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री होने के कारण जवाब मैंने दिया हाउस के अंदर, तो उन्होंने जहाँ जहाँ से भी आगे उनकी संस्तुति स्वरूप में आएगी, संभवतः सरकार उसके आधार पर निर्णय लेगी। बिल्कुल 70 का संग्राम है ये। और अब बात करते हैं अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा की, जहां से कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल विधायक हैं। अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा सीट पर पिछले 5 साल से एक छत्र कांग्रेस का राज है। गोविंद सिंह कुंजवाल यहां से विधायक हैं। 2017 में मोदी लहर के बावजूद गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं। विपक्ष में होने के बावजूद भी कुंजवाल दावा कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल काफी बेहतर रहा। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो मैंने 11 करोड़ आर्थिक सहायता के रूप में इस जागेश्वर विधानसभा में बांटने का काम किया है, और आज इन 5 सालों में एक नया पैसा कहीं आर्थिक सहायता के रूप में किसी गरीब को नहीं मिला। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो गोविंद सिंह कुंजवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति में रहे हैं, मगर इस बार क्या वो अपनी जीत को दोहरा पाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोविड काल के दौरान विधायक लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हुए। साथ ही वो युवाओं को रोजगार दिलाने में नाकाम रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 का चुनावी रिजल्ट क्या रहा था। कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा प्रत्याशी की बात जब आप करते हैं तो सुषमा पांडे इनकी हार हुई थी। ये तो है एकदम साफ सटीक समीकरण, और आपके सामने है कि कौन जीता कौन हारा। अब आपको दिखाते हैं कि मौजूदा विधायक अपने काम को लेकर कितने सक्रिय रहे हैं और उसे लेकर लोग क्या सोचते हैं। भाजपा का उनके दावों पर क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। मुझे मौका मिला सत्ता में जाने का, तो मैंने भरपूर प्रयास किया कि इस जागेश्वर विधानसभा का विकास हो सके और यहाँ के लोगों का हित हो सके। ये काम मैंने करने का प्रयास किया है, उसका आज स्पष्ट चित्र यहाँ दिखाई भी देता है, और साथ में गरीबों का भी मैंने बहुत हित करने का काम किया। उनके दावे पूर्ण रूप से खोखले हैं। उन्होंने जो भी काम किया है सिर्फ अपने लोगों की जेबों को भरने का काम किया है, और कुछ काम थोड़ा बहुत जो हुए हैं वो विधायक की जिम्मेदारी बनती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जागेश्वर की जनता के बीच बड़े मुद्दे आखिरकार हैं कौन से। देखिए, सरकार ने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हरिप्रसाद टमटा शिल्प क्राफ्ट संस्थान को बंद कर दिया है, जिससे जनता नाराज है। आगे बढ़ते हैं। पिछली सरकार की योजनाओं को रोक दिया गया है, ये भी कहते हैं यहाँ के लोग, और इस वजह से मूड उतना अच्छा नहीं रहता है। दन्या में स्वीकृत डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया है, ये भी बड़ा मुद्दा है जिससे लोग खुश नहीं हैं। और जागेश्वर धाम में ड्रेनेज योजना पर किसी तरीके का काम नहीं हुआ, ये भी नाराजगी का विषय है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से बातें हुई थी, धाम में योग महोत्सव की मांग उठाई गई थी, देखिए वो मांगे भी पूरी नहीं हुई हैं, अनसुनी रह गई हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जागेश्वर की जनता विधायक के कामकाज से कितनी खुश है या नाखुश है। अल्मोड़ा विकासखंड में आप आज देखेंगे कि डिग्री कॉलेज और तहसील और हमारे इंटर कॉलेज के भवन और खेल के मैदान, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आदरणीय विधायक जी ने पूरी तरह से हम लोगों को दी है। कार्यकाल में तो विधायक जी ने कहीं एक ईंट भी लगाई नहीं है,
बस एक ही दुखड़ा रोते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष में हूँ। विपक्ष में रहते हुए क्या इनको विधायक निधि नहीं मिलती? बहुत ना के बराबर है, क्योंकि 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जागेश्वर का। साथ में हम उच्चूर पट्टी में आते हैं। उच्चूर पट्टी में विकास के नाम पर एक सत्यू गाँव का हुआ है, क्योंकि 14-15 गाँवों में लाके एक सत्यू गाँव उच्चूर का विकास हुआ है। विकास की गंगा सिर्फ उनके अपने कुछ एक चंदू में सिमटी है। चंद कुछ कार्यकर्ता जो उनके हैं उन्हीं के वो विधायक निधि का पैसा बांटा जाता है, उसी के माध्यम से वोट बैंक की उन्होंने राजनीति बना रखी है। ये भी जान लीजिए कि चारधाम यात्रा से जैसे हाईकोर्ट की पाबंदी हटी है, तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। पिछले 1.5 महीने में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदार धाम पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में अब तक 1 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद हुए।